नीतू अपनी शादी को लेकर परेशान थी और काफी ज्यादा उदास भी थी। तभी नीतू की सहेली हेमा आती है और नीतू से बोलती है। अरे क्या बात है, तेरी शादी होने वाली है और तू ऐसे उदास बैठी है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी शादी को लेकर परेशान हूँ। शादी को लेकर परेशान है? क्या मतलब? मतलब तू किसी और से प्यार करती है क्या? तूने कभी मुझे इस बारे में बताया ही नहीं। वैसे अगर तू किसी और से प्यार करती भी है तो अब उस बारे में सोचियो मत। अब तेरी शादी होने वाली है, तू अब इन सब बातों पे ध्यान मत दे और अपनी शादी पे ध्यान दे, क्योंकि अगर अब तूने कुछ किया तो तेरा कोई बोलने का फायदा नहीं होगा। देख रही है ना, तेरी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब लोग कितने खुश हैं और तू किसी और के बारे में सोच रही है। मैं मानती हूँ कि मैं तेरी सहेली हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तेरे घर वालों के बारे में भी सोच रही हूँ। वो अपनी जगह सही है बिल्कुल। अरे भाई रुक जाया कर, एक बार बोलना क्या शुरू होती है, रुकने का तो नाम ही नहीं लेती। इतनी देर से बोले जा रही है, एक पल भी तू रुकी नहीं है। मैंने कुछ भी ऐसा वैसा क्या बोल दिया जो तू अपने मन में कुछ भी ख्याली पुलाव बनाने लग गई? अरे मैं कहाँ इस शादी के लिए मना कर रही हूँ, तू दोस्त है या दुश्मन? अरे ठीक है भाई, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो बस तेरे भले के लिए ही बोल रही थी और इसमें तू गुस्सा हो गई। जब तू कुछ बोलेगी ही नहीं तब तो ये सोचना ठीक ही है मेरा। देख, तेरा कुछ भी सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि तेरे दिमाग में बस फालतू की बातें ही आती हैं। तू बस कुछ भी बकवास सोचती रहती है। मेरी बात खत्म हुई नहीं है और मैंने कुछ कहा भी नहीं है, और तू है कि कुछ भी। अरे भाई हो गई गलती, मैं तो तेरे लिए परेशान थी, तभी मैं इतना सब कुछ सोचने लगी। और एक तू है कि तू मुझे ही सुना रही है। अच्छा चल, मुझसे गलती हो गई। अब ये बता, तू परेशान क्यों है? यार कुछ नहीं, मैं तो बस इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि अब मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं यहाँ अपने इस घर में एक मेहमान की तरह आऊंगी। माँ से रोज मिलना नहीं होगा। शादी के बाद तो सब कुछ ही बदल जाएगा ना, और वो बदली हुई जिंदगी, यही सब सोचकर काफी परेशान हूँ यार मैं। अच्छा ये बात है। अरे तू साफ साफ बता देती ना कि तुझे इस बात से परेशानी हो रही है। तू भी ना मुझे टेंशन में डाल रही थी। चल कोई बात नहीं, ये तो एक न एक दिन होना ही था। वैसे भी हम लड़कियां हैं, हमारा कोई अपना घर नहीं होता है, और इस बात की मुझे अच्छे से आदत है। तू भी अगर आदत डाल लेगी तो तेरे लिए भी अच्छा ही रहेगा। मैंने तो अभी से ही अपने दिमाग में डाल रखी है ये बातें। हाँ यार, अब तो मुझे डालनी ही पड़ेगी। वैसे भी शादी के बाद मेरा कमरा मेरा नहीं रहेगा, तब ये भी मेरे भाई का हो जाएगा। सब कुछ अलग होगा वहाँ। यहाँ भी तब पहले के जैसे कुछ नहीं रहने वाला है, लेकिन इन सब चीजों की मुझे आदत तो डालनी ही पड़ेगी ना। हाँ भाई, अब हुई ना तू समझदार। चल अब इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे और अपने दिमाग को खाली कर। वैसे भी तेरी शादी होने वाली है, तुझे मैं खुश देखना चाहती हूँ। हेमा नीतू को काफी समझाती है और नीतू को काफी हद तक समझ भी आ जाता है। इसीलिए नीतू भी अपनी शादी पर ध्यान देने लग जाती है। कुछ दिनों बाद नीतू की शादी हो जाती है और अब नीतू शादी करके अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ नीतू की सास उसका कुछ खास स्वागत भी नहीं करती है और नीतू से बोलती है। बहू देख, अब तुझे भी पता ही है कि अब ये तेरा ही घर है, तुझे अब यहीं रहना है, तो तू भी अब इसकी आदत डाल ले। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे कपड़े बदलने हैं, मुझे बाथरूम जाना है, जरा बता दीजिए ना कि बाथरूम कहाँ है। बहू तू एक काम कर, मेरे वाले कमरे का बाथरूम इस्तेमाल कर ले। वो क्या है ना, तेरे और मोहित वाले कमरे का बाथरूम खराब हो गया है, तो वहाँ क्या ही जाएगी। इससे अच्छा है तुम मेरे वाले कमरे का बाथरूम इस्तेमाल कर ले। नीतू को अपने ससुराल में बिल्कुल भी अपनेपन जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद नीतू को पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाना होता है और वो तैयार हो रही होती है। तभी नीतू का पति मोहित आता है और बोलता है। तैयार हो गई तुम? हाँ मैं तैयार हो गई हूँ। वैसे मैं इतने दिनों के बाद अपने परिवार से मिलने जाऊंगी, सबको देखूंगी। मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है, मैंने अपने परिवार को बहुत मिस किया है। अरे हाँ भाई हाँ, मैं समझ रहा हूँ, परिवार की याद तो सभी को आती है। वैसे मैं क्या सोच रहा था कि तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर वहीं से निकल जाऊंगा और अपना कोई काम निपटा के आ जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे, वहाँ सब ने आपके लिए कितनी तैयारी कर रखी है और आप कह रहे हो कि वहीं से चला जाऊंगा।
अरे काम तो बाद में भी होता रहेगा ना। अपने ससुराल आप पहली बार जा रहे हो, इसलिए वहाँ पर सबने आपकी खातिरदारी के लिए बहुत तैयारी की होगी। तो आप अपने ससुराल जाने को तैयार हो ना? लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगा? अरे मैं तो अभी से घबरा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर बोर हो जाऊंगा। एक काम करो ना, तुम पूरा दिन रुक जाना और तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर मैं वापस आ जाऊंगा। और कल जब तुम्हारा आने का मन होगा तुम मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा लेने। क्योंकि ये ठीक रहेगा, इससे ना तुम अपने परिवार के साथ समय भी बिता पाओगी। नहीं मोहित जी, अरे सबने आपके लिए ज्यादा तैयारी की होगी, पर आप ही नहीं जाओगे तो उन सबको कितना बुरा लगेगा ना। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, वरना आप बोर हो जाओगे। और एक बात बताइए, आपको भी तो अपने ससुराल जाके काफी अच्छा लगेगा ना, और आपके साथ साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। इसीलिए अब आप मेरे साथ चल रहे हो, बस बात खत्म। मोहित और नीतू दोनों ही नीतू के मायके आ जाते हैं, जहां अपने दामाद और बेटी को देखकर नीतू की माँ सरला बेहद खुश होती है और उन दोनों की नजर उतारती है। सरला अपने दामाद को टीका करती है और बोलती है, अरे दामाद जी, आप आ गए। आइए आइए, चलिए एसी वाले कमरे में बैठिए। और दामाद जी, आप क्या पीना पसंद करेंगे? कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, बादाम शेक, पानी या फिर मिल्क शेक या माजा, कुछ ऐसा? अरे माँ, आप तो दामाद जी की खातिरदारी में ऐसे लग गई कि अपनी बेटी को ही भूल गई। अपनी बेटी पर भी नजर डाल लीजिए। अरे मैं भी तो आई हूँ, मुझे भी तो कुछ पूछो कि मैं क्या लूंगी। आपको मैं दिख नहीं रही हूँ क्या? चुप कर तू। दामाद जी पहली बार आए हैं, अब मैं उनका ध्यान नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी? और दामाद जी, आप इन लोगों की बातों का ध्यान मत दीजिए। चलिए एसी वाले कमरे में जाकर बैठिए। अरे वाह, पहले तो माँ एसी वाले कमरे में बस रात को ही जाने देती थी ताकि बिजली का बिल ज्यादा ना आए। और यहाँ माँ का दामाद क्या आया, उन्होंने तो अपने रंग ही बदल दिए, अपने दामाद को एसी वाले कमरे में लेकर जा रही हैं। सही है, दामाद जी जो हैं घर की बेटी की तो कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन दामाद को तो ऐसे इज्जत दी जा रही है जैसे कोई कलेक्टर हो। नीतू जब यह देखती है कि दामाद का गृह प्रवेश करवाया जा रहा है और उसे इतनी इज्जत दी जा रही है, यह देखकर नीतू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी को कुछ नहीं कहती है और इसे मजाक समझ लेती है और इस बारे में ज्यादा सोचती भी नहीं है। बाद में सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तो नीतू देखती है कि सब कुछ मोहित की पसंद का ही बना हुआ है। यह देखकर नीतू बोलती है, अरे माँ, आपकी बेटी एक तो इतने दिनों बाद आई है, आपने मेरे लिए कुछ भी मेरी पसंद का नहीं बनाया क्या? देखो मुझे भूख लगी है बहुत तेज, ये सब तो इनकी पसंद का है और आपने सब कुछ उनकी पसंद का ही बना दिया है। या फिर याद नहीं रहा आपको कि आपकी बेटी भी आ रही है? दामाद का गृह प्रवेश किया, दामाद जी की आरती उतारी आपने और दामाद जी को एसी वाला रूम भी दिया, और मेरा क्या? हमारे यहाँ ना दामाद को बहुत इज्जत दी जाती है और हमें जो सही लगेगा हम वो अपने दामाद जी के लिए करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो अपने ससुराल में पहली बार आए हैं, उनको कोई शिकायत का मौका थोड़ा ना देंगे हम। सब देखकर काफी बुरा लगता है, लेकिन अब दामाद का गृह प्रवेश हो ही चुका था तो नीतू कर भी कह सकती थी। और ऐसे ही नीतू पग फेरे की रस्म के बाद अपने ससुराल वापस चली जाती है। तपस्या की नई नई शादी हुई थी। ससुराल में उसकी सास विमला और ननद माया थी, लेकिन माया बहुत ही लालची स्वभाव की औरत थी, जिसके चलते वो कभी तपस्या के पैसे चुरा लिया करती तो कभी कपड़े। इतने पर भी तपस्या कभी भी माया को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन अभिनव के ऑफिस जाने के बाद तपस्या अपनी सास के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। तभी उनके घर पास के मंदिर वाले पंडित जी आते हैं और बोलते हैं, राम राम विमला बहन, सब खैरियत? राम राम पंडित जी, आइए। प्रणाम पंडित जी। जीती रहो बिटिया। अरे विमला, तुमने कहा था ना माया बिटिया के लिए रिश्ता देखने को? हाँ पंडित जी, और बताइए, मिला कोई रिश्ता हमारी लड़की के लिए? माया बिटिया के लिए राम जी की कृपा से योग्य घर मिला है। लड़के का नाम आदर्श है, इसी शहर में अपनी माँ के साथ रहता है, प्राइवेट नौकरी करता है, इतना कमा लेता है कि बिटिया खुश रहेगी वहाँ। हाँ पंडित जी, दामाद ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो ससुराल में। सही कहा माँ जी, दीदी का खुश रहना ज्यादा जरूरी है।
माया छुपकर ये सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बाहर आकर बोलती है। माँ और भाभी, मुझे ना किसी भिखारी के साथ शादी नहीं करनी, समझे? इस घर में तो मेरी जरूरतें कभी पूरी कर नहीं पाए। अब आप क्या चाहते हो, ससुराल में भी मेरा यही हाल हो? पूरी जिंदगी बस एडजस्ट ही करती रहूं। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर विमला शर्म से सर झुका लेती है और पंडित जी से बोलती है। जी पंडित जी, मैं आपको फोन करके बताती हूँ कि कब बुलाना है लड़के वालों को। ठीक है बिमला बहन, चलता हूँ अभी। राम राम। राम राम पंडित जी। पंडित जी के जाते ही विमला अपनी बेटी से बोलती है। ये क्या तरीका है माया बात करने का? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि पंडित जी बैठे हैं और तुम उनके सामने ऐसे बातें कर रही हो? हाँ दीदी, हमेशा पैसे से ही थोड़ी ना जिंदगी चलती है। लड़का अमीर हो या गरीब, आपको खुश रखे यही अच्छी बात है। माया अपनी माँ और भाभी को जवाब देती इससे पहले ही घर के गेट पर दूध वाला आता है। तपस्या दूध लेने के लिए रसोई से बर्तन लेने जाती है और तभी माया बोलती है। अगर आप लोगों को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस दूध वाले से करा दो ना मेरी शादी। देखो कितना खुश रहता है, मुझे भी खुश रख लेगा। दूध वाला माया की बात सुनकर एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोलता है। वैसे मैडम जी, हम शादीशुदा हैं, पर आप इतना फोर्स कर रही हैं तो आपसे भी कर लेंगे। बस ख्याल रखिएगा जरा हमारी पहली मेहरारू का, वो क्या है ना। तपस्या उसे रोकते हुए बोलती है। अरे भैया, दूध दे दिया ना, अब जाओ, वो बस मजाक कर रही थी। अरे हम तो सीरियस हो गए थे रे बाबा। चलो मैडम का बैड लक। देख माया, मैं कल बुला रही हूँ लड़के वालों को, और तेरी फालतू की बकवास के चक्कर में ना ये रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है माँ, पर मुझे भाभी की वो महंगी वाली साड़ी चाहिए, और हाँ वो हार भी जो आपने भाभी को शादी पर दिया था, वो भी मुझे चाहिए। ठीक है दीदी, आप ले लेना। इतना कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद विमला बोलती है। बहू देख रही है ना, कहीं इसकी लालच के चक्कर में ये रिश्ता भी ना चला जाए हाथ से। अरे कुछ नहीं होगा माँ जी, आप चिंता मत करो। विमला पंडित जी को कॉल करती है और लड़के वालों को घर बुलाती है। शाम को अभिनव के घर आने के बाद दोनों सास बहू सारी बातें उसे बताते हैं, जिसके बाद अभिनव बोलता है। हाँ माँ, ठीक किया, चलो मैं भी कल छुट्टी कर लूँगा। अगले दिन सुबह तपस्या रसोई में पकवान बनाने में लग जाती है। माया अपने कमरे में अपनी भाभी की साड़ी और हार पहनकर तैयार हो रही होती है और शीशे में खुद को देखकर बोलती है। भाभी का तो सही है, अपने घर से इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाई हैं कि उनको तो कुछ कमी यहाँ लगती ही नहीं है। कुछ ही देर में आदर्श अपनी माँ सीता देवी के साथ माया के घर आता है, जहाँ उसकी माँ और भाई दोनों उसका स्वागत करते हैं। तपस्या सबको चाय नाश्ता देती है और चाय पीने के बाद सीता बोलती है। देखिए बहन जी, हमें किसी चीज का कोई लालच नहीं है, बस लड़की हमारा घर संभालने वाली होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल समझते हैं हम आपकी बात को, हर कोई यही चाहता है। जी आप चिंता मत करिए, मेरी ननद बहुत ही गुणी और संस्कारी है, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। जी हाँ, आप बेफिक्र रहिए, मेरी बहन बहुत अच्छी है, आपके पूरे परिवार को हमेशा जोड़ के रखेगी। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी विमला अपनी बहू को इशारा करके अंदर जाने की कहती है। तपस्या अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो भी अंदर जाने के लिए उठती हुई बोलती है। जी मैं अभी आती हूँ माया को लेकर। विमला अंदर जाती है और वहाँ जाकर वो अपनी बहू से कहती है। बहू, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस माया का क्या करें? इसके लालच के चक्कर में ये हर रिश्ता तोड़ देती है। मुझे तो लगता है फिर से ये यही करेगी, फिर से हमारी नाक ये नीचे कर देगी। माँ जी ऐसा करते हैं, दीदी की जो भी डिमांड है ना उसे हम पूरा कर देते हैं। वैसे भी मेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है, मैं अपने पिताजी से कहकर दीदी की सारी डिमांड पूरी करवा दूंगी। लेकिन बहू ये तो गलत है ना, तू क्यों उसकी फिजूल की फरमाइशें पूरी करेगी? और तू भी तो ये सारी चीजें छोड़ के एडजस्ट कर रही है ना। माँ जी, इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की इज्जत बना के रखूं। और वैसे भी अगर हमारे घर से ऐसे रिश्ते बार बार मुड़ेंगे तो हमारी तो बदनामी ही होगी ना। अपनी माँ और भाभी की बातें माया सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है।
भाभी घर की बहू होकर भी इस घर की इज्जत बचाने का सोच रही है और मैं आज तक हमेशा उसे नीलाम ही करती आई हूँ। आज भी मेरी खुशी के लिए वो अपने पापा से मेरी जरूरत की चीजें मंगवाने को तैयार हो गई, पर अब ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरी गलती समझ आ चुकी है, इसलिए अब उसको सुधारने का वक्त आ गया है। दोनों सास बहू माया को लेने आते हैं। बाहर माया सबके सामने आती है। लड़के और लड़की को कुछ देर अकेले बातें करने भेजा जाता है। दोनों बातें करके वापस आते हैं, जिसके बाद वो दोनों सबको अपनी रजामंदी देते हैं और आदर्श बोलता है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आदर्श के ऐसा कहते ही सभी लोग माया को देखने लगते हैं, जिसके बाद वो बोलती है, मुझे भी मंजूर है। बेटा माया, तुझे सच में ये रिश्ता मंजूर है? हाँ माँ, मुझे भी मंजूर है। आदर्श जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी। सच में दीदी, आपने बहुत सही फैसला किया है। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे होने वाले जीजू। आपको भी बधाई हो साले साहब। चलिए बहन जी, अब जल्दी से मुंह मीठा करवा दीजिए। सभी खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे होते हैं। तभी माया अपनी माँ और भाभी के पास आकर बोलती है, माँ, मुझे मेरी अब तक की सभी गलतियों के लिए माफ करना, और अब देखना मैं भी भाभी की तरह एक अच्छी बहू बनूंगी और आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। माया बेटा, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तूने आज समझदारी से काम लिया है। अब देखना कैसे धूमधाम से करते हैं आपकी शादी। इसके बाद वो तीनों बाकी सभी लोगों के साथ जाकर रिश्ता जुड़ने की खुशी मनाते हैं। कुछ समय बाद माया और आदर्श की शादी बड़े धूमधाम से होती है और माया भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुशी खुशी रहने लगती है। माँ, चाय दे दो, लेट हो रहा हूँ। अरे चाय तो कब की रख दी मैंने टेबल पर, जल्दी पी ले, दुकान भी खोलनी है। हाँ माँ, बस पी रहा हूँ। चाय नाश्ता करके सोनू दुकान पे जाता है और अपनी सोनू मेकअप गैलरी को ओपन करता है, जिसके बाद वो अपने शॉप में रखे हुए प्रोडक्ट्स की साफ सफाई करता है और बाहर एवरी मेकअप प्रोडक्ट्स सेल 75% का बोर्ड लगाकर पूजा करने लगता है। तभी छवि नाम की एक लड़की उसकी दुकान पर आती है और बोलती है, एक्सक्यूज मी, कोई है? पहली बार में ही सोनू छवि को देखकर फिसल जाता है और एक टक देखता रहता है। तभी चुटकी बजाती हुई छवि उसे फिर से पूछती है और बोलती है, जी आप सुन रहे हैं? जी, क्या चाहिए आपको? जी मुझे फाउंडेशन, लाइनर और बीबी क्रीम चाहिए। ओके मैम, ये लीजिए, आपको ये वाला फाउंडेशन चलेगा। ये हुडा का है और ये लैक्मे का, और भी ब्रांड्स है मेरे पास। और आपका ये लाइनर, काजल और ये आई शेडोज। ठीक है, एक काम कीजिए, आप वो क्लिप्स भी दे दीजिए, और हाँ, ये वाला जो सामान है ना, ये भी डाल दीजिए, और इन सबको एक बॉक्स में डालकर गिफ्ट पैक कर दो। ठीक है मैम, मैं अभी कर देता हूँ। छवि की बात सुनकर सोनू उसका सारा सामान पैक कर देता है और उसे बिल देता है, जिसे देखकर छवि बोलती है, अरे आपने बाकी के पैसे तो लिए ही नहीं। आपको लेस करके ही दे रहा हूँ। इसका मतलब मैंने जो भी लिया वो बस 200 रुपए में आ गया। इतने कम पैसे में कैसे? अरे बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा क्या? आपको 75% सेल में से सामान दिया है, इसीलिए इतने कम पैसे चार्ज किए हैं और कुछ दिन तक यही ऑफर चलेगा। सच्ची क्या? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेल कब तक रहेगी? मैं अपने दोस्त को भी लेकर आऊंगी। जी, ये सेल पूरे हफ्ते चलने वाली है। वाओ, इस दुकान पर सब कुछ कितना सस्ता मिल रहा है और कितना अच्छा है। थैंक यू, मैं कल दोबारा से आऊंगी। जी वेलकम। छवि सामान लेकर अपने घर चली जाती है। फ्रेश होकर वो अपने रूम में बैठती है और नेल पेंट लगाते हुए खुद से बोलती है, आज तो मजा ही आ गया। कम पैसों में इतना बढ़िया तोहफा खरीदा मैंने। शाम को शादी से आने के बाद स्नेहा को भी उस शॉप पर लेकर जाऊंगी। शाम के 4 बज जाते हैं और छवि लहंगा पहनकर और मेकअप करके रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड की शादी में पहुंचती है। वहां जाकर वो वही मेकअप बॉक्स गिफ्ट करती है और कहती है, यार अच्छे से अपने मैरिज लाइफ एंजॉय करना, और ये ले गिफ्ट, खोल कर दे, तुझे बड़ा पसंद आएगा। सच में मेरे लिए लाई है तू? वाव, इतने सारे अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स। थैंक यू यार। अरे थैंक यू की क्या बात है, मुझे पता है कि तुम मेकअप की कितनी दीवानी है, इसीलिए तो लाई हूँ ये सब। आई नो,
चल अब खाना खा ले, वरना पता चले मेरी शादी में तू भूखी ही रह गई। ठीक है, तो मजे कर। रुक रुक, एक फोटो तो ले ले। अरे कैमरे वाले भैया, जरा एक फोटो तो खींचना। छवि के इतना कहते ही कैमरे वाला दोनों की फोटो क्लिक करता है। कुछ देर शादी एंजॉय करने के बाद वो घर वापस आ जाती है। अगले दिन छवि अपनी फ्रेंड स्नेहा को बुलाती है और उसके साथ ही सोनू मेकअप गैलरी की शॉप पर पहुंचती है, जिसके बाद वहां जाकर वो बोलती है, जी सुनिए, मेकअप की सेल अभी भी चल रही है। जी हाँ जी। जी वो क्या है ना कि आपकी दुकान के प्रोडक्ट्स हमें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं दोबारा लेने आई हूँ, वो भी अपनी दोस्त के साथ। जी जरूर, देख लीजिए आपको जो चाहिए। छवि मेकअप चूज कर ही रही होती है कि अचानक से सोनू की शॉप पर 3-4 लड़कियां एक साथ आ जाती है और वो सेल देखकर उसकी शॉप से प्रोडक्ट खरीदने लगती है, जिसके बाद धक्का मुक्की में लड़कियां छवि को शॉप से बाहर कर देती है। ये देखकर छवि बोलती है, अरे क्या बदतमीजी है ये, पहले मैं आई थी, मुझे ही सामान नहीं लेने दे रहे, क्या भीड़ मचा रखी है ये। अरे स्नेहा का चली गई, इस भीड़ में वो भी खो गई। आधे घंटे बाद जब एक एक करके सारी लड़कियां सामान लेकर निकल जाती है, तभी स्नेहा वहां आती है और बोलती है, अरे तू कहाँ रह गई थी? मैंने बहुत मुश्किल से सामान लिया है। सारी की सारी लड़कियां झपट्टा मार रही थी वहाँ पर। फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा, मैंने भी झपट्टा मारा और वो सब ले लिया जो मुझे चाहिए था। यार हद है, मैं ही तुझे यहाँ लेकर आई और अपने लिए ही कुछ ले नहीं पाई। कोई बात नहीं, मुझसे ले लियो। अरे यार, तुझसे लेके कब तक यूज करूंगी, अपने पास भी तो होना चाहिए ना। चल अब अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आती है और सोनू के पास आकर बोलती है, जी सुनिए, वो सेल वाले मेकअप प्रोडक्ट खत्म हो गए क्या सारे? जी आज पता नहीं इतनी भीड़ कैसे लग गई, बट डोंट वरी, आपके लिए स्पेशल सेल डिस्काउंट है, क्योंकि आप मेरी स्पेशल कस्टमर हैं। आपके पैर रखते ही मेरी शॉप काफी डिमांड में आ गई है, इसीलिए आप बेफिक्र होकर कल शॉपिंग करना। आपको मैं 90% पर सारा सामान दूंगा। थैंक यू, मुझे स्पेशल समझने के लिए। अच्छा सुनिए, वो वैक्स का डब्बा दे दीजिए। ऊपर रखा है ये तो, मैं चढ़ूंगा तो आप संभाल नहीं पाएंगी। ऐसा करिए, आप चढ़ जाइए, मैं सीढ़ी पकड़ लेता हूँ। छवि उसकी बात मानकर चढ़ने लगती है और सामान उतारती ही है कि उसका पैर फिसल जाता है। तभी सोनू उसे संभाल लेता है। दोनों की आंखों की नजदीकियां बढ़ती है। तभी स्नेहा खांसते हुए बोलती है, सपने से बाहर आ जाइए दोनों। स्नेहा की इस बात से दोनों शर्मा जाते हैं और सोनू उसे सारा सामान पैक करके दे देता है, जिसमें वो एक स्लिप पर अपना नंबर लिख के डाल देता है। घर आकर छवि सारा सामान कबर्ड में रखती है कि तभी एक स्लिप अचानक से गिरती है, जिसमें सोनू का नंबर होता है। छवि उस नंबर पर कॉल करती है। हेलो हेलो, अरे आप वही है ना शॉप वाले? जी मैं वही हूँ, मुझे पता था आप जरूर कॉल करोगी। वैसे मेरा नाम सोनू है, और आपका? जी मेरा नाम छवि है। और बताइए क्या कर रहे हैं आप? जी आपको याद, मेरा मतलब ऐसे ही बैठा हूँ। इस तरह दोनों खूब बातें करते हैं। अगले दिन छवि उसकी शॉप पर जाती है और सोनू उसे 90% सेल में मेकअप देता है, जिसके बाद छवि पैसे दे रही होती है तो सोनू बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं? कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए। अरे नहीं सोनू, कैसी बातें कर रहे हैं आप भी तो पैसों में ही खरीद के लाते हैं ना, फ्री में तो नहीं आता। और वैसे भी आपका सामान बहुत अच्छा है, तभी तो मैं बार बार आती हूँ लेने के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार आपसे पैसे नहीं लूंगा। अच्छा जी, क्यों? वाइफ बनाने वाले हो? नहीं, हाँ नहीं, हाँ, अरे मेरा मतलब बनाने का तो इरादा है। चलिए अब मैं चलती हूँ। वक्त बीतता है, दोनों रात भर बातें करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। थोड़े समय बाद वो अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं, जिसके बाद दोनों शादी तक कर लेते हैं। धीरे धीरे छवि अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही साथ सोनू की शॉप में मदद भी करती है। ऐसे ही एक दिन छवि को बैठे बैठे एक आइडिया आता है और वो सोनू से बोलती है, सुनिए जी, हमारी मेकअप की शॉप को ना हम ऑनलाइन शॉप में बदल देंगे। उससे होगा ये कि सब लोगों को हमारी शॉप के बारे में ज्यादा पता चलेगा और हमारी सेल और ज्यादा होने लगेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया?
ओके, गुड आइडिया। देर किस बात की, शुरू हो जाओ। छवि एक वीडियो शूट करती है जिसमें उसके शॉप का एड्रेस और प्रोडक्ट्स के प्राइस बताती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसने खुद भी इन सब को यूज किया है और शॉप की फोटो डालकर FB पर अपलोड कर देती है, जिसके अगले दिन ही छवि की बनाई हुई वीडियो वायरल हो जाती है और उसके बाद काफी लोग उनकी दुकान पर आकर सामान लेने लगते हैं। धीरे धीरे सोनू की शॉप एक बहुत बड़ी मेकअप शॉप के रूप में बदल जाती है और उसके बाद उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।